दिन पैराडाइज आइलैंड पुलिस स्टेशन को एक रिपोर्ट मिली कि द्वीप के सेंट मैरी मठ में एक हत्या हुई है। युवा प्रशिक्षु नन अन्ना अत्यधिक धुएं के सेवन के कारण अपने कमरे में मृत पाई गई। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं, जिससे यह एक पूर्ण बंद अवस्था में था। घटनास्थल के निशानों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अन्ना द्वारा समय पर सिगरेट का बुझा न देने के कारण हुई एक आकस्मिक आग थी। लेकिन गहरी निगाह रखने वाले पुलिस प्रमुख चार्ली ने निर्णय लिया कि यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है। तो हत्यारे ने इतनी बेहतरीन ढंग से बंद कमरा कैसे बनाया? छोटी सी की गवाही के अनुसार अन्ना को हाल ही में अक्सर नींद नहीं आ रही थी। वे कल रात बाहर प्रार्थना के लिए गई थी। जब वे एक बार के पास से गुजरी तब अन्ना जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो और लौटने के बाद वह और भी बेचैन हो गई और सो नहीं पाई। नींद में थी। उसने दवाई की देखभाल करने वाली सिस्टर शाओशी से एक नींद की गोली भी मांगी थी। अन्ना समय पर जाग नहीं पाई। आग को देखकर खुद को बचा न सकी। शायद नींद की दवा के असर से गहरी नींद में सोई रही। इसलिए छोटी को अन्ना की मौत के लिए गहरा अफसोस हुआ। उसने खुद को आग समय पर न देखने के लिए दोषी ठहराया और इस बात के लिए भी कि उसने अन्ना को नींद की गोलियां दी। तब चार्ली ने पादरी से पूछताछ की। पादरी थका और बेजान दिखाई दे रहे थे। वे अपने आप को शराब के सहारे महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि एना की मौत का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कोई भी आसानी से देख सकता है कि पादरी के लिए एना के प्रति भावनाएं बहुत गहरी हैं। पादरी ने बताया कि घटना की रात मठ में कोई असामान्य स्थिति नहीं थी, लेकिन हाल ही में यहाँ एक अफवाह फैली है कि मठ में एक रहस्यमयी भूतपूर्व भिक्षु आया है। चार्ली और पादरी की पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक महिला प्राचार्य आ गईं और दोनों की बातचीत को बाधित कर दिया। मूल रूप से महिला अधीक्षिका चिंतित थीं कि पिता अत्यधिक चिंता करके अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पिता जाकर आराम करें और वे पहले चार्ली के सवालों का जवाब दे सकती हैं। छोटे ही की आत्मग्लानि और पादरी के दुख से भिन्न महिला प्रधानाचार्य ने अन्ना की मृत्यु पर अत्यंत उदासीनता व्यक्त की। हालांकि उसने यह समझाया कि वह उम्रदराज है और जीवन मृत्यु पर पहले ही उदासीन हो चुकी है। लेकिन चार्ली फिर भी सुन पा रहा था कि महिला प्रधानाचार्य का मृत अन्ना के प्रति काफी आलोचनात्मक रवैया है। महिला प्रधानाचार्य के अनुसार अन्ना का पालन पोषण बाहरी शहर के अनाथालय में हुआ और वह 6 महीने पहले ही इस द्वीप पर आकर आश्रम में दाखिल हुई थी। वर्तमान में वह एक प्रशिक्षु नन है। हालांकि पादरी ने अन्ना की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उनके सख्त मूल्यांकन मानकों के अनुसार अन्ना के पास स्थायी बनने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि अन्ना की आदतों में कई ऐसी बुरी आदतें थीं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता थी, जैसे कि सिगरेट पीना, च्युइंग गम चबाना आदि। मठ के अंदर सिगरेट पीना सख्त मना है, लेकिन अन्ना फिर भी अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर छिपकर सिगरेट पीती थी। महिला प्रमुख के अनुसार इस बार की घटना बिल्कुल स्पष्ट है। 100% अन्ना के समय पर सिगरेट नहीं बुझाने के कारण यह त्रासदी हुई। उसके बाद चार्ली ने लोगों के साथ मौके की जांच की और पाया कि जमीन पर एक खाली सिगरेट की डिब्बी है। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सभी अंदर से बंद थे। बाहर से किसी के आने जाने के निशान नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि यह एक दुर्घटना थी जो सिगरेट पीने के कारण हुई। अजीब बात यह है कि आग का स्थान बिस्तर के अंत में था, जबकि एशट्रे बिस्तर के सिरहाने रखी थी। सामान्य परिस्थितियों में अन्ना को बिस्तर के सिरहाने की एशट्रे का उपयोग करना चाहिए था और सिगरेट की बट को बिस्तर के अंत में नहीं फेंकना चाहिए था। इस संदेह के आधार पर चार्ली की अंतर्ज्ञान थी कि यह एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई हत्या थी। चार्ली सोच में चलते हुए कमरे में टहल रहे थे और गलती से एक चबाया हुआ च्युइंग गम पर पांव रखा। गम पूरी तरह से उनके जूते के तले पर चिपक गया। इसे साफ सफाई को लेकर जुनूनी चार्ली को बहुत घिन आ गई। उसने तुरंत पुलिसकर्मी ओल्डमो और गुजाई को वहीं छोड़कर कमरे की पूरी तरह से तलाशी लेने के लिए कहा और खुद पहले पुलिस स्टेशन लौट गया ताकि जूते के तले के च्युइंग गम को साफ कर सके। लेकिन पता नहीं ये चीज कितनी जिद्दी थी। चार्ली ने बहुत कोशिश की, फिर भी जूते के तले का च्युइंग गम पूरी तरह साफ नहीं कर पाया। अंततः इस समय ओल्डमोक महत्वपूर्ण सुराग लेकर लौटा। उसने मृतक के कमरे की दीवार के अंदर छिपा हुआ एक लकड़ी का डिब्बा पाया। लकड़ी के डिब्बे में एक पैकेट बिना खोले हुए च्युइंग गम, आधा इस्तेमाल किया हुआ सिगरेट का एक पैकेट और एक हवाई टिकट के साथ एक अजीब सी सूची थी। पुलिस अधिकारी गुजाई ने भी ध्यान दिया कि पहले घटनास्थल पर पाए गए सिगरेट के पैकेट और दीवार की परत के सिगरेट एक ही ब्रांड के नहीं थे। ऐसा लगता है कि जमीन पर पड़ा सिगरेट का पैकेट शायद हत्यारे ने छोड़ा था। चार्ली का ध्यान सूची और हवाई टिकट की ओर आकर्षित हो गया। सूची में कई व्यक्तियों के नाम लिखे थे। प्रत्येक नाम के बाद एक संख्या थी और हवाई टिकट का प्रस्थान समय अगले सप्ताह था। गंतव्य फ्रांस था। ओह, लेकिन पहले की जांच में यह नहीं सुना गया था कि अन्ना की हाल ही में विदेश जाने की कोई योजना थी। चार्ली ने गुजाई और ओल्ड मोक्स को टिकट की जानकारी और सूची में शामिल लोगों की जांच करने के लिए कहा। फिर उसने लकड़ी के डिब्बे की निचली परत में एक अस्पष्ट धमकी भरा पत्र पाया। ऐसा लग रहा है कि अन्ना ने कोई रहस्य खोज लिया था, इसलिए उसे पत्र भेजने वाले द्वारा डराया और धमकाया गया। इससे लगता है कि पत्र लिखने वाला बड़ी संदिग्धता लिए हुए है। लिन और शाशा डैनी के घर जाकर पूछताछ करती हैं। डैनी एक जनसंपर्क कंपनी चलाते हैं। महिला प्रशासिका के अलावा ऐसा लगता है कि अन्य मरीज भी शेंग क्वानशुई से ठीक हो चुके हैं। डैनी कंपनी के मजबूत प्रचार के तहत रोमन कैथोलिक चर्च यहाँ तक कि क्वानशुई को पवित्र बनाने की योजना बना रहा है। उस समय स्वर्ग द्वीप के इस यूएन को विशाल व्यापारिक लाभ मिलेगा। लेकिन डैनी
मी ने कहा कि हालांकि कंपनी और मठ के बीच बार बार संपर्क होता था, लेकिन वह अधिकतर महिला निदेशक के साथ काम करते थे और मृतक अन्ना से बिल्कुल परिचित नहीं थे और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अन्ना उनको देखकर क्यों डर गई होंगी। जब चार्ली शंका के साथ साशा के साथ पुलिस स्टेशन वापस लौटा तो पुराने मुर और गुजा ने उन्हें जांच के नतीजे की रिपोर्ट दी। अन्ना के लकड़ी के बॉक्स में जो टिकट थी वह एक आदमी ने खरीदी जिसका नाम मैक है। उस व्यक्ति ने कुल 2 टिकटें खरीदी, एक अन्ना को दी और दूसरी अपने लिए रखी। दोनों स्पष्ट रूप से साथ जाने की योजना बना रहे थे। लॉन्गमो और गूचाई ने यह भी पाया कि उस सूची में शामिल सभी लोग वे मरीज थे जिन्हें संत क्वान जल से ठीक किया गया था। लेकिन दोनों ने गहन जांच के बाद पता लगाया कि संत क्वान जल की सभी बीमारियों का इलाज करने के बाद पूरी तरह से एक धोखा है। ये तथाकथित मरीज दरअसल डैनी कंपनी द्वारा खरीदे गए नकली थे। पुलिस ने इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सुराग उजागर किया। अगर रोमन चर्च संत क्वान को पवित्र बना देता है तो स्वर्ग द्वीप का मठ बड़े पैमाने पर धन कमाएगा और इसके अलावा एक महिला जिसका नाम केटी है वो भी रातों रात अमीर बन जाएगी। असली में संत क्वान का स्रोत वही भूमि है जो केटी की निजी संपत्ति है। कुछ साल पहले एक निजी देखभाल सेविका के रूप में केटी ने इस भूमि को एक अमीर नियोक्ता से विरासत में प्राप्त किया था। पुलिस ने आगे जांच की तो यह पता चला कि यह केटी वास्तव में पीआर कंपनी के मालिक डैनी की मंगेतर है। यही वजह है कि डैनी नीच तरीकों का इस्तेमाल करके संत क्वेन को बढ़ावा दे रहा था। अगली पूछताछ में सावधान पुलिसकर्मी साशा ने देखा कि केटी द्वारा पी जाने वाली सिगरेट वही ब्रांड थी जो अपराध स्थल पर मिले सिगरेट के पैकेट से मेल खाती थी। ऐसा लगता है कि केटी और डैनी पर गंभीर अपराध का शक है। जब जांच में प्रगति हुई तो मठ में लगभग एक और हत्या होने वाली थी। महिला प्रबंधक को प्रार्थना कक्ष में अचानक हमला किया गया और लगभग पीछे से गला घोंट दिया गया। हथियार एक माला थी। हालांकि जब चार्ली मठ में जांच के लिए पहुंचा तो मदर सुपीरियर ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह मामला यहीं समाप्त हो चुका है और वह इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती। मदर सुपीरियर द्वारा इस प्रकार हत्यारे का समर्थन करना और बचाव करना चार्ली को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। छोटी पश्चिम ने कहा कि जपमाला पर उसकी उंगलियों के निशान होने में कोई अचंभा नहीं है क्योंकि वह उसकी खुद की वस्तु है। प्राचार्य पर हमला होने से पहले छोटी पश्चिम ने गलती से जपमाला को स्वीकार कक्ष में छोड़ दिया था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी कि वह हत्यारे का हथियार बन जाएगी। जबकि बूढ़ा मुंह और छोटी पश्चिम बात कर रहे थे, अचानक एक छाया दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी। छोटी पश्चिम बरबस चिल्ला उठी, भूतिया हत्यारा। बिल्कुल दिन के उजाले में कोई भूत कैसे हो सकता है। जैसे ही उस भूतिया सिस्टर ने आवाज सुनी वो तुरंत भागने लगी। पुलिस वाला जल्दी से उसका पीछा करने लगा और अंततः उसे पकड़ लिया। आखिरकार पता चला कि यह भूतिया सिस्टर कोई और नहीं बल्कि डैनी की मंगेतर केटी थी। केटी जो कि एना हत्या मामले की एक प्रमुख संदिग्ध है। ओल्डमो ने केटी को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद कर दिया। चार्ली की पूछताछ के सामने केटी ने दृढ़ता से इनकार किया कि उसका हत्या के मामले से कोई संबंध है। जहाँ तक यह सवाल है कि उसने क्यों नन का वेश धारण करके मठ में प्रवेश किया, केटी ने हिचकिचाते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट में कहा गया कि पत्नी ने फिर कैटी के साथ लाए बैग में कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी पाई। चार्ली ने समझा कि नर्स कैटी का बार बार मठ में घुसने का मकसद सिर्फ ट्यूमर से पीड़ित प्रमुख का इलाज करना था। डैनी ने भी इस बात से इनकार किया कि उसका हत्या के मामले से कोई संबंध है, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसने मृतक अन्ना को धमकी भरे पत्र भेजे थे। इन बिखरे हुए सुरागों के सामने चार्ली इस मामले की गहराई को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वह फिर से मठ में आया और सीधे महिला प्रवोस्ट से पूछताछ की कि वह पवित्र अधिकार धोखे का आयोजन क्यों कर रही है। महिला प्राचार्य ने देखा कि बात खुल गई है तो सच सच बताना पड़ा। असल में महिला प्राचार्य वास्तव में ट्यूमर से पीड़ित हैं और कुछ समय पहले उनकी तबीयत सचमुच में कुछ हद तक सुधर गई थी। भगवान के प्रति बहुत ही आस्थावान महिला प्राचार्य ने गलतफहमी से समझा कि यह सुधार मठ के पवित्र जल के कारण हुआ है, इसलिए उन्होंने पवित्र जल के चमत्कारी प्रभावों का प्रचार शुरू कर दिया। डैनी और कैटी ने जब यह सुना तो उन्हें इसमें व्यावसायिक अवसर नजर आया और उन्होंने महिला प्रधान से इसे बढ़ावा देने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद महिला प्रधान की बीमारी फिर से लौट आई। तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन क्वान का पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं था। लेकिन इस समय तक डैनी ने पहले ही पवित्र क्वान को असाधारण रूप से प्रचारित कर दिया था और नन प्रमुख के लिए सहयोग को समाप्त करना मुमकिन नहीं था। साथ ही हाल के वर्षों में दान नहीं मिलने की वजह से मठ धीरे धीरे गिरावट में था। महिला प्रमुख ने तय किया कि वह गलती को सही करेगी और दानी के साथ काम करती रहेगी ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके और आश्रम की जीविका बनी रहे। लेकिन दानी और केविन के साथ कैटी की तरह महिला प्राचार्य ने भी अन्ना को मारने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह खुद भी हत्यारे के हमले का शिकार बनी थी। चार्ली ने सोच विचार के बाद अस्थायी रूप से महिला प्राचार्य की हत्या की संभावना को खारिज कर दिया। वजह बहुत सरल थी। अगर हत्यारे का अन्ना को मारने का मकसद संत पावर की धोखाधड़ी को उजागर होने से रोकना था तो हत्यारे ने महिला प्रिंसिपल का गला घोंटने की कोशिश की। उसका मकसद क्या था? बेशक सबसे ज्यादा चार्ली को भ्रमित करने वाला था कि हत्यारे ने अन्ना की हत्या का तरीका कैसे अपनाया।
उसने एक परफेक्ट बंद कमरे को कैसे तैयार किया। इस पहेली को सुलझाने के लिए चार्ली ने अपराध स्थल का ताला ही खोलकर पुलिस स्टेशन ले जाकर ध्यान से जांच की और वास्तव में कुछ संदेहास्पद पाया। ताला खोलने के बाद यह सुना जा सकता है। उन्होंने देखा कि लॉक सिलेंडर के अंदर एक छोटी सी एल्यूमिनियम फॉइल की शीट थी, जैसे कि च्युइंग गम की पैकिंग पेपर। चार्ली ने फिर से अपने जूते के तले पर चिपके उस च्युइंग गम को देखा और आखिरकार इस कमरे में हत्या के मामले की कुंजी समझ गया। ठीक इसी समय पुलिस अधिकारी शाशा को भी महत्वपूर्ण सुराग मिला। वह रहस्यमय माइक वास्तव में मठ का पादरी था। लगभग 20 से अधिक वर्ष पहले पादरी मूल रूप से बाहरी इलाके के एक मठ में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में एक महिला से प्यार करने के कारण, जिसने लगभग मठ की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, उन्हें यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। चार्ली ने एक बार फिर सभी सुरागों को इकट्ठा किया और फिर सभी को इकट्ठा करके रहस्यमय कमरे की हत्या के मामले का सच उजागर करने के लिए बुलाया। असल में अन्ना की हत्या करने वाला अपराधी बहुत ज्यादा संदिग्ध डैनी और केटी नहीं थे, बल्कि गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला डीन थी। उस व्यक्ति ने बंद कमरे का धोखा वास्तव में बहुत सरल तरीके से रचा था। पहले अन्ना की नींद की गोली लेने के बाद गहरी नींद में सोने का इंतजार किया, चुपके से उसके कमरे में घुसकर बिस्तर के सिरे पर एक सिगरेट जलाकर छोड़ दी और एक खाली सिगरेट का डिब्बा घटनास्थल पर छोड़ दिया। इसके बाद बाहर से चाबी से कमरे का दरवाजा लॉक किया और जो गुओं के च्युइंग गम का एक टुकड़ा चाबी के छेद में डाल दिया। अगले दिन जब ननकोसी ने कुछ असामान्य देखा तो उसने ताले के छेद से अंदर झांका और गलती से समझा कि कमरे के अंदर ताले में चाबी लगी हुई है, इसलिए उसने सहज रूप से मान लिया कि दरवाजा अंदर से बंद है, क्योंकि मठ में इस्तेमाल होने वाले इन प्रकार के ताले में बिना चाबी लगाए भी ताले के छेद से थोड़ा अंदर का दृश्य देखा जा सकता है। जब कोसी ने महिला प्रधान और पादरी को बुलाकर दरवाजा तोड़ा, तब महिला प्रधान ने चोरी छुपे अंदर के ताले में चाबी डाल दी। कॉन्ग तो अंदर से च्युइंग गम निकाला। चार्ली के जूतों की तली पर लगे च्युइंग गम वही होना चाहिए जो महिला प्रधान ने चाबी के छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस पर डीएनए परीक्षण करके चार्ली की थ्योरी की पुष्टि की जा सकती है। रही बात महिला प्रधान की हत्या की मंशा की, तो वह अन्ना द्वारा संत का भेद खोलने के कारण नहीं थी। इस मामले में राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से एक बाहरी आवरण था। महिला अधीक्षिका के द्वारा अन्ना की हत्या का वास्तविक कारण वास्तव में पादरी माइक था। पहले ही चार्ली ने देखा था कि महिला अधीक्षिका जब पादरी और अन्ना का जिक्र करती थी तो सिर्फ मुंह में एक अनकही खटास भरी थी। चार्ली ने इस पर से निष्कर्ष निकाला कि महिला प्राचार्य शायद पादरी से गहराई से प्रेम करती थी। जब उन्हें पता चला कि पादरी और अन्ना भागने का प्लान बना रहे हैं, तब उनका ईर्ष्या चरम पर पहुंच गया। मठ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, पादरी को रोकने के लिए और शायद अपनी प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए महिला प्राचार्य ने अंततः भगवान से भटककर अन्ना की हत्या का इरादा कर लिया और महिला प्राचार्य पर हमले करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पादरी माइक है। लड़की वार्डन ने हत्या के बाद तुरंत प्रायश्चित कक्ष में जाकर प्रायश्चित किया। शायद कुछ शब्दों से ही पादरी को समझ में आ गया कि वही अन्ना की हत्या करने वाली है। पागलपन में पादरी ने भी भगवान से दूरी बना ली और वार्डन को गला घोंटकर अन्ना का बदला लेने की कोशिश की। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, तो शायद यह उनके पेशे से संबंधित है, क्योंकि एक पादरी के रूप में उनके पास प्रायश्चित करने वाले के किसी भी रहस्य को गुप्त रखने का दायित्व है, भले ही वह अत्यंत गंभीर अपराध हो। महासचिव का बचाव सुनने के बाद पादरी ने दुखी होकर कहा, उन्होंने अन्ना को अधिक प्यार और देखभाल इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके बीच कोई प्रेम संबंध था, बल्कि इसलिए कि अन्ना उनकी बिछड़ी हुई बेटी थी। अन्ना स्वर्गद्वीप आश्रम में नन बनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने पिता से मिलने आई थी। पादरी को भी हाल ही में पता चला कि जब वह स्वर्गद्वीप आश्रम में स्थानांतरित होने से पहले वह महिला जिसे वह प्यार करते थे ने उनका बच्चा गर्भ में लिया था। अपनी बेटी के लिए वर्षों से लापता पिता का प्यार भरने के लिए पादरी ने अपने असली नाम से फ्रांस के लिए 2 टिकट खरीदे, ताकि वह अपनी बेटी को चुपचाप यहाँ से ले जाकर सामान्य जीवन जी सके। जब तक यह समय आया, तब तक महिला प्रिंसिपल को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। असल में सब कुछ बस एक गलतफहमी थी, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के बीच कभी कभी एक अतिरिक्त संवाद वाकई में कई गलतफहमियों और तनावों को टाल सकता है। क्या ऐसा नहीं है? चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं।